हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम पहला अपना क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म एनवायरनमेंट। अब बेसिकली एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका हम आंसर देखते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म. It includes physical, chemical, and biological factors such as air, water, soil, climate, plants, animal and humans. अब बेसिकली ये तो हमारा डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हम इसे वैसे देखेंगे तो एनवायरनमेंट एक टोटल सम है हमारे सराउंडिंग में, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आती है जो कि ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती है। इसमें फिजिकल चीज़ें, केमिकल चीज़ें, बायोलॉजिकल चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हमारे आसपास के ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे आसपास एनिमल्स है, प्लांट्स है, क्लाइमेट कैसा है। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम. It is a gradual change in the species composition, diversity, and abundance of organisms in an ecosystem. Succession can be primary, which occurs in areas that have never been colonized before, or secondary, which occurs in areas that have been disturbed but still retain some of their original soil and vegetation. अब हम सिंपल टर्म्स में इस क्वेश्चन को समझेंगे तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कम्युनिटी की जो टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती है। ये दो टाइप में हमारा डिवाइड हुआ है। फर्स्ट टाइप है इसका हमारा प्राइमरी, जिसमें कि ऐसे एरियाज आते हैं जो पहले कभी कॉलोनाइज्ड हुए ही नहीं। और सेकेंडरी में हमारे कुछ ऐसे टाइप्स है जो एरियाज थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उनमें अभी भी उनकी ओरिजिनलिटी है, उनके ओरिजिनल सॉइल्स है, उनकी ओरिजिनल वेजिटेशन है, जो वह चीज़ें मिलती थी वो चीज़ उनमें अभी भी है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है, गिव द फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम बेसिकली जैसे हमारी लाइफ साइकिल चलती है, वैसे ही इकोसिस्टम की भी एक लाइफ साइकिल है। इसमें हमारे पास है प्रोड्यूसर जो कि ग्रास है, प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, उसके बाद टेरिटरी कंज्यूमर स्नेक, फिर एपेक्स प्रीडेटर हॉक. अब आप देख सकते हैं जो प्रोड्यूसर है वो ग्रास है। ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, फिर फ्रॉग ने उस ग्रास हॉपर को खाया, स्नेक ने हमारे फ्रॉग को खाया और हॉक ने स्नेक का वो किया. इसी तरीके से हमारी इकोसिस्टम की लाइफ साइकिल चलती रहती है. A drought is a period of defined drought. A drought is a period of abnormally dry weather that results in water shortage. It can be caused by a lack of precipitation, increased evaporation, or both. Droughts can have a significant impact on agriculture, water supplies, and ecosystem. अब drought का मतलब क्या है, जब सूखा भर जाए, पानी की कमी हो, वेदर बहुत ड्राई हो, जैसे गर्मियों में कभी कभार होता है, कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, राजस्थान के पार्ट्स हैं, वहाँ पे सूखा भर जाता है, वहाँ पानी नहीं मिलता, वाटर की शॉर्टेज होती है. एग्रीकल्चर में जब फार्मर्स वगैरह पानी अपनी फार्म्स में पानी नहीं डाल पाते तो उनकी फसल भी इससे ख़राब होती है. ड्राउट की वजह से काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन बींग्स पे और एग्रीकल्चर पे. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. Renewable energy resources are those that are naturally replenished on a human time scale. They include solar, wind, hydro, geothermal, and biomass energy. Renewable energy is a sustainable alternative to fossil fuels, which are non-renewable and contribute to climate change. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है यहाँ पे हमें कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं. इसमें हमारे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास एनर्जी आते हैं. ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. उसके बाद
सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है डिफाइन इकोसिस्टम एंड व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एन इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, plant, animals and microorganisms interact with each other and their non-living environments such as air, water and soil. It's complex web of relationship where energy flows and nutrients cycle creating a delicate balance. इसकी सिंपल टर्म को हम देखें तो इकोसिस्टम एक ऐसा वो है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में हमें लोग दिखते हैं, जैसे कि लिविंग में हमारे आ गए प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसी के बाद नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा आ गया एयर, वाटर और सॉइल। इस इकोसिस्टम के भी दो टाइप्स है। एक तो फर्स्ट इसका टाइप है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा इसका टाइप है एक्वेटिक इकोसिस्टम। पहले हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के देखते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी हमारा कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि फॉरेस्ट की आपको यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। फॉरेस्ट के बाद हमारा आता है बी पार्ट, ग्रासलैंड की हमारी आपको डेफिनेशन यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद है टुंड्रा। अब टुंड्रा बेसिकली क्या होता है, कोल्ड रीजन्स होते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट है माउंटेन्स का। माउंटेन्स भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, ये बेसिकली सैलिनिटी से बेस होते हैं। जो वाटर के अंदर हमें चीज़ें मिलती है उसके सोर्स है। अब इसमें हमारा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेटलैंड्स है। उसके बाद मरीन इकोसिस्टम में हमारा आता है ओशंस, सीज, कोरल रीफ्स एंड एस्चुरीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए, जो कि आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू।